नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में एक बुद्धिमान बहू ने 5 बातें बताई है और इन 5 बातों को अगर कोई भी मनुष्य सुन लेता है और उन्हें गांठ बांधकर अपने जीवन में उतार लेता है तो वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है। उस घर का और उस मनुष्य का कभी भी जीवन में पतन नहीं होता है। दर्शकों, जो घर की बहू होती है, जो घर की पुत्रवधू होती है, उसे घर की गृहिणी माना जाता है, घर की लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में एक घर की बुद्धिमान बहू ने 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। अगर इन बातों पर आप अमल करते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर का, आपके कुल का कभी भी पतन नहीं होगा। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर हो सके तो आज की इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं एक बुद्धिमान बहू की 5 ज्ञानवर्धक बातों के बारे में, जिन्हें हर मनुष्य को गांठ बांधकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक बड़े तालाब के किनारे एक घर बसा हुआ था। उस घर में 4 मनुष्य का बसेरा था। उस घर में एक बुढ़ा सेठ और उसकी एक पत्नी रहा करते थे और साथ ही उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू रहा करती थी। प्रिय दर्शकों, उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती थी, परंतु जो वो बूढ़ा सेठ था, उसका जो पुत्र था, वह हमेशा अपने व्यापार के कार्य को लेकर गांव से, नगर से बाहर रहा करता था और उस सेठ के घर में सेठ और उसकी पत्नी, साथ ही उनकी पुत्रवधू यानी कि उनकी बहू उनके साथ रहा करती थी। प्रिय दर्शकों, उनकी जो पुत्रवधू यानी कि उनकी जो बहू थी, सेठ की बहू बहुत ही बुद्धिमान थी। उसे जंगली जानवरों की और पंछियों की जो आवाजें होती थी, वो आवाजें उस सेठ की बहू को भली भांति समझ में आती थी। हर जंगली जानवर की बातों को, उसकी आवाजों को सुनकर वह उनकी बातों को समझ जाती थी। तो प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, रात्रि का समय था और रात्रि के समय सेठ अपने घर के दरवाजे के निकट ही सोया हुआ था और उसी समय रात्रि के 12 बज रहे थे। तो घर के बाहर से एक सियार की बोलने की आवाज आती है और जैसे ही सियार के बोलने की आवाज आती है तो सेठ की जो पुत्रवधू थी, उसे जानवरों की आवाज भली भांति समझ में आती थी। तो सेठ की बहू उसके ससुराल के घर से निकलकर रात्रि के 12 बजे घर से बाहर जाती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सेठ की पुत्रवधू घर से बाहर एक घड़ा लेकर, एक मटका लेकर घरे से बाहर जाती है तो सेठ अपनी पुत्रवधू को घर से बाहर रात्रि के 12 बजे देख उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगता है। सेठ सोचने लगता है कि अभी रात्रि का 12 बजे का समय हुआ है और आज मेरी पुत्रवधू रात्रि के 12 बजे आखिर कहाँ जा रही है? कहीं ये बच्चाना तो नहीं है, कहीं इसका चरित्र तो खराब नहीं है और कहीं मेरे पुत्र के बाहर रहने की वजह से इसने किसी अन्य पुरुष से मित्रता तो नहीं कर ली। प्रिय दर्शकों, इस तरह वह सेठ अपने पुत्रवधू, अपनी बहू के बारे में गलत गलत विचार लाने लगा। उसके बाद में कुछ ही देर बाद सेठ की पुत्रवधू पुनः बाहर से घर की ओर आने लगती है और उसके हाथ में घड़ा होता है, एक मटका का होता है, जिसे वह अपनी चुनरी की ओढ़ में छुपा कर लाई होती है। दर्शकों, सेठ अपनी पुत्रवधू को फिर रात्रि के 3 बजे वापस आता देख चुपचाप सो जाता है, कुछ नहीं कहता है और सेठ फिर सोचने लगता है कि मेरी ये पुत्रवधू बचल्लर है, ये अन्य पुरुष से मिलने के लिए रात्रि में घर से बाहर जाती है। तो दर्शकों, फिर वह सेठ सोचने लगता है कि सुबह होते ही मैं इस बच्चलन स्त्री को अपने घर से बाहर यानी कि इसके पीहर छोड़ आऊंगा, क्योंकि यह स्त्री मेरे घर के लिए ठीक नहीं है। अगर ये यहाँ रही तो मेरे कुल का ही नाश हो जाएगा, मेरे कुल का पतन हो जाएगा। दर्शकों, इस तरह सोचकर वह सेठ सो जाता है
और फिर जैसे ही सुबह होता है तो सवेरा होते ही सेठ अपनी पुत्रवधू से कहता है कि तुम जल्दी जल्दी अपने कपड़े को बांध लो और हमें तुम्हारे पीहर को जाना है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो सेठ की पुत्रवधू थी वो बहुत बुद्धिमान थी। वो अपने ससुर से कुछ नहीं कहती और जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को बांध लेती है, समेट लेती है और अपने ससुर के कहने के अनुसार जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है तो उसका जो ससुर था वो एक रथ लाता है और रथ के अंदर अपनी पुत्रवधू को बैठाता है और फिर अपने समधी के यहाँ यानी कि अपने पुत्रवधू के पीहर के यहाँ जाने लगता है। दर्शकों, चलते चलते वो आधा रास्ता काट लेते हैं, परंतु आगे चलकर उनके रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी आते ही सेठ रथ से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद में सेठ अपने पुत्रवधू से कहता है, नीचे उतरो और नीचे उतरकर इस नदी में से तुम जुतियाँ उतार करके इस नदी को पार कर लो, तब तक मैं इस खाली रथ को नदी पार करवाता हूँ। दर्शकों, अपने ससुर के कहने के अनुसार वह स्त्री रथ से नीचे उतरती है और नीचे उतरकर बिना पैरों में से जूतियाँ उतारे उस नदी को पार कर लेती है। दर्शकों, यह नजारा देखकर सेठ सोचने लगता है कि हे भगवान, मेरी पुत्रवधू मेरी बहु बच्चलन तो थी, परंतु ये तो कुलक्षणी भी है, क्योंकि मैंने इससे कहा कि अपने पैरों में से जुतियाँ उतार कर इस नदी को पार कर लो, परंतु ये मूर्ख मेरी हर बात को अनसुनी कर रही है। यह बिना पैरों में से जूतियाँ उतारे इस नदी को पार कर रही है। प्रिय दर्शकों, इस तरह फिर वो दोनों ही उस नदी को पार कर लेते हैं और फिर जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे जाकर उन्हें उस सेठ को एक खेत में बड़ी बड़ी और हरी हरी फसल दिखाई देती और हवा के जोर से लहरा रही होती है। उस फसल को देखकर सेठ कहने लगता है कि अरे वाह, कितनी सुंदर फसल है और इसके कितने अच्छे अच्छे दाने हैं और कितने अच्छे अच्छे तने हैं। लगता है कि इस खेत वाले को अब की बार अच्छा फायदा होगा, अच्छा मुनाफा होगा। दर्शकों, यह कहकर सेठ रुक जाता है और इसके ही थोड़े देर बाद बहू सेठ की इस बात को सुनकर अपने ससुर की बात को सुनकर कहती है, मुनाफा तो तब होगा जब यह फसल इसी तरह पूरे महीने खड़ा रहेगी। दर्शकों, जैसे ही वह सेठ अपनी पुत्रवधू के मुंह से इस बात को सुनता है तो वह सोचने लगता है कि देखो कितनी कुलच्छनी है कि मेरी हर बात का उल्टा जवाब भी दे रही है। दर्शकों, फिर वो थोड़ा आगे चलने लगते हैं और आगे चलकर उन्हें एक नगर से होकर निकलना होता है। जैसे ही सेठ और उसकी पुत्रवधू रथ के द्वारा नगर के बीच से गुजर रहे होते हैं तो सेठ कहता है कि अरे वाह, कितना सुंदर नगर है और इस नगर में रहने वाले लोग भी कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। दर्शकों, उसके बाद में सेठ की इस बात को सुनकर सेठ की पुत्रवधू पीछे से बैठी हुई रथ में से कहती है कि यह नगर सुंदर तो है, परंतु अगर उजड़े नहीं तो, यानी कि यह नगर सुंदर तो है परंतु अगर यह नगर उजड़ ना हो तो यह सुंदर है। दर्शकों, सेठ ने जैसे ही अपनी पुत्रवधू के मुख से इस बात को सुना तो उसके कुछ ठीक तरह से समझ में नहीं आया, परंतु सेठ इस बात को बहुत कड़वी समझ रहा था। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो एक पहलवान योगा कर रहा था। पहलवान को योगा करते देख वह सेठ पहलवान की ओर देखकर कहने लगता है कि अरे वाह, देखो ये तो कोई पहलवान दिखाई होता है और कितना बलवान है और इसके शरीर में कितनी फुर्ती है। दर्शकों, सेठ इस बात को सुनकर सेठ की पुत्रवधू सेठ से कहती है कि पहलवान तो है, परंतु यह पहलवान तब माना जाएगा जब बिना पीटे अपने घर आएगा। प्रिय दोस्तों, इस बात को सुनकर भी सेठ सोचने लगता है कि देखो मेरा कितना अपमान कर रही है, मेरी हर बात का उल्टा जवाब दे रही है। दर्शकों, फिर ऐसे करते करते वे लोग आगे पहुंच जाते हैं और आगे पहुंचकर वह सेठ और सेठ की पुत्रवधू अपनी पुत्रवधू के घर यानी कि सेठ अपनी समधी के घर पहुंच जाते हैं। समधी के घर जाते ही वे दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं और समधी बाहर निकलकर आते हैं तो सेठ का समधी अपनी बेटी को और अपने समधी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में उस सेठ के पुत्रवधू के जो पिताजी थे यानी कि उनके जो समधी थे, वे उनका खूब स्वागत करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन करने के बाद में वह सेठ घर से बाहर निकलकर अपने रथ में आकर सो जाता है
अपने ससुर को रथ में सोता हुआ देख उसकी पुत्रवधू भी उस रथ की छाया में आकर बैठ जाती है और घर के अंदर विश्राम नहीं करती है। परंतु दर्शकों, जहाँ पर वह रथ खड़ा था, जहाँ पर वो बुद्धिमान बहू विश्राम कर रही थी और जहाँ पर वह बुद्धिमान बहू का ससुर विश्राम कर रहा था, उसी के पास में एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष में बैठा हुआ एक कौवा बार बार काव काव कर रहा था है। काव काव कर रहा कौवा को देखकर जो उस सेठ की बहू थी, जो बुद्धिमान बहू थी, वह उस कौवे की आवाज को सुनकर उसकी आवाज पहचान गई और जो वो कौवा कहना चाहता था उसकी बातों को पहचान गई। फिर वह बुद्धिमान बहू उस रथ के नीचे से बोलती है कि हे कौवा, हे काले कौवा, तुम आखिर क्या चाहते हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्योंकि एक दिन जब रात्रि का समय था, घर के बाहर से सियार बोल रहा था और जब मैं अपने घर से, अपने ससुराल से निकलकर सियार के बोलने पर घर से बाहर गई तो एक नदी में होकर एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था और उस मुर्दे के शरीर पर बड़े महंगे महंगे आभूषण लटके हुए थे। उन आभूषणों को निकालकर मैं अपने घर ले आई और घर में लाकर मैंने उन आभूषणों को एक घड़े में लाकर छिपा दिया और उस सियार के कहने पर मैं उस घर से बाहर गई थी। परंतु मेरे ससुर ने मुझे घर से बाहर जाते हुए देख मुझे एक बच्चलन और चरित्रहीन साबित कर दिया। परंतु अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे मेरी एक गलती का पछतावा बहुत हो रहा है और अब तुम चाहते हो कि इस पीपल के नीचे से मैं गड्ढा खोदकर सोना निकाल लूं, तो मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपनी बुद्धिमान बहू की सारी बातों को वह सेठ रथ से लेटा हुआ सुन रहा था और उसके बाद में सेठ झट से उस रथ से उतरता है और उस पीपल के वृक्ष के पास जाकर गड्ढा खोदकर उस पूरे सोने को निकाल लेता है। सोना देखकर सेठ बहुत खुश होता है और उस पूरे सोने को अपने रथ में रखता है। अपनी पुत्रवधू को प्यार भरा आशीर्वाद देता है और अपनी पुत्रवधू की खूब प्रशंसा करता है और उसी समय अपनी पुत्रवधू को उस रथ में बिठाकर फिर से घर की ओर ले जाने लगता है। दर्शकों, उसके बाद में सेठ अपनी पुत्रवधू से बहुत खुश था और फिर रास्ते में जाते ही सेठ अपनी पुत्रवधू से कहता है कि पुत्री, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी इस समझदारी की प्रशंसा भी करता हूँ, परंतु मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और उसका तुम सही सही जवाब देना। तो प्रिय दर्शकों, वहाँ सेठ अपनी पुत्रवधू से कहता है कि पुत्री, जब हम अपने घर से तुम्हारे पीहर की ओर आ रहे थे और बीच में जब नदी पड़ी थी तो उस नदी में होकर मैंने तुमसे कहा था कि अपने पैरों से जुतियों को उतार कर इस नदी को पार कर लो, परंतु उस समय तुमने अपनी जुतियाँ क्यों नहीं उतारी? तो दर्शकों, सेठ की जो बहू थी वो कहती है कि पिताजी, मैंने उस समय अपनी जुतियों को इसलिए नहीं उतारा था क्योंकि उस नदी में कई सारे विसिले कीड़े काटे होते हैं और विसिले जानवर होते हैं और अगर उस समय मैं अपनी जुतियों को उतारकर उस नदी को पार करती तो वह विसिले कीड़े काटे हमें डस सकते थे और हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। इस वजह से मैंने आपका कहना ना मानकर और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर कर उस समय उस नदी को पार किया था। दर्शकों, अपनी पुत्रवधू के मुख से इस बात को सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और सेठ सोचने लगा कि अरे वाह, मैं तो अपनी पुत्रवधू को बेवकूफ मान रहा था, परंतु मेरी बहू तो बहुत बुद्धिमान है। फिर सेठ दूसरी बात पूछने लगता है और कहता है कि पुत्री, मैंने आगे चलकर जब उस फसल के लिए कहा था कि ये हरी है, दिखने में खूब अच्छी है, परंतु उस समय तुमने कहा था कि अच्छी है, परंतु अगर ये इसी तरह खड़ी रहे तो अच्छी है, वरना इसका नाश सुनिश्चित है। आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? दर्शकों, फिर सेठ की पुत्रवधू सेठ से कहती है कि पिताजी, वह सब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि फसल स्त्री और धन तक ही सुरक्षित होता है जब तक उसका कोई रखवाला हो। अगर उस फसल का कोई रखवाला नहीं होगा तो उस ही दिन उस फसल का नाश हो जाएगा। दर्शकों, बहू के मुख से इस बात को सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि अरे वाह, मेरी बहू तो वाकई में बहुत बुद्धिमान है।
प्रिय दर्शकों, फिर तीसरा सवाल करने लगता है और कहता है कि बहू, जब मैंने तुमसे कहा था उस नगर में पहुंचकर कि यह नगर बहुत सुंदर है और देखने में बहुत अच्छा है, तो तुमने मुझसे यह क्यों कहा था कि यह नगर तब तक ही सुंदर है जब तक यह नगर उजड़े नहीं? तो आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? तो प्रिय दर्शकों, फिर वह सेठ की बहू कहती है कि पिताजी, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जब हम उस नगर में गए थे, उस नगर में हमने प्रवेश किया था तो किसी ने हमसे पानी तक के लिए नहीं पूछा, किसी ने हमसे राम राम भी नहीं किया, और इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि अगर यह नगर उजड़े नहीं तो कहना, क्योंकि जब किसी भी नगर में दूसरे नगर का कोई भी मनुष्य नया होता है और वह प्रवेश करता है तो नगर वालों का यह कर्तव्य बनता है कि वह उनके नगर में नए मेहमान का स्वागत करना, परंतु उस नगर वालों ने हमें पानी तक के लिए नहीं पूछा। और जिस नगर में संस्कार नहीं होते उस नगर में प्रेम भी नहीं होता, और जिस नगर में प्रेम नहीं होता उस नगर का पतन खुलेआम होता है। प्रिय दर्शकों, फिर वह सेठ अपनी बहू उसके मुख से इस बात को सुनकर भी खुश होता है और फिर अपनी चौथी बात को पूछता है और कहता है, पुत्री, जब मैंने उस पहलवान को देखकर कहा था कि पहलवान दिखने में बहुत खूब है, तो तुमने उस समय ये क्यों कहा था कि पहलवान तो है परंतु अगर पिट करना आए तो पहलवान है? तो दर्शकों, फिर सेठ की बहू कहती है कि पिताजी, दिखने में और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि पहलवान वह नहीं माना जाता जिसका शरीर बड़े आकार वाला हो, बल्कि पहलवान उसे माना जाता है जिसमें फुर्ती हो और जिसमें बल हो और जिसमें बुद्धि हो, बल्कि पहलवान उसे नहीं माना जाता जिसका आकार और शरीर बड़ा हो। प्रिय दोस्तों, फिर इस बात को सुनकर भी सेठ बहुत प्रसन्न होता है और फिर सेठ अपनी पुत्रवधू को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और घर में जाते ही सेठ अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी पुत्रवधू के हाथों में देता है और अपने घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी पुत्रवधू के हाथों में दे देता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह बुद्धिमान बहू की यह कहानी है और यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।